आज हमें लगता है कि खेत, फसल और अनाज इंसान की ज़िंदगी का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय बिना खेती के बिताया है। खेती बहुत बाद में आई। हज़ारों सालों तक इंसान जंगलों, पहाड़ों और खुले मैदानों में भटकता रहा। वह ज़मीन पर खाना नहीं उगाता था, जो प्रकृति देती थी वही अपनाता था। ये जीवन आसान नहीं था। उस समय इंसान का जीवन शिकार और संग्रह पर टिका था। जंगलों से फल तोड़े जाते थे, जमीन खोदकर कंद और जड़ें निकाली जाती थी। पत्तियां, भी शहद जो मिला वही भोजन बन जाता था। नदियों और झीलों से मछलियां पकड़ी जाती थी और जब मौका मिला तो जानवरों का शिकार किया जाता था। उस समय खाने की कोई एक थाली नहीं थी। आज जैसा रोज गेहूं या चावल नहीं थे। मौसम बदला तो खाना भी बदल गया। गर्मियों में फल और बीज, बरसात में कंद और जड़ें, सर्दियों में शिकार किया जाता था। यही विविधता इंसान को जिंदा रखती थी। उस समय इंसान एक जगह टिकता नहीं था। जैसे ही किसी इलाके में खाना कम हुआ तो पूरा समूह आगे बढ़ जाता था। इसलिए कोई पक्के घर नहीं थे, कभी झोपड़ी, कभी गुफा। ना ही कोई परमानेंट एड्रेस था, ना कोई जमीन का कागज। समाज छोटे छोटे समूहों में बटा था। आमतौर पर 20 से 40 लोग साथ मिलकर शिकार करते थे और जो मिलता उसे आपस में बांट लेते थे। अकेले रहना लगभग नामुमकिन था। जंगली जानवर, बीमारी और भूख हर वक्त खतरा बना रहता था। और इस दौर की सबसे बड़ी ताकत थी सहयोग। उस समय जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं थी। ना कोई सीमा रेखा, ना किसी का मालिकाना हक। जमीन बस एक जगह थी जहाँ से खाना मिलता था। इसलिए अमीर गरीब जैसा कोई फर्क भी नहीं था। कोई अनाज जमा नहीं कर सकता था क्योंकि इंसान रुकता ही नहीं था। उस समय के औजार बहुत साधारण थे। पत्थर के चाकू, कुल्हाड़ी, भाले, लकड़ी और जानवरों की हड्डियों से बने औजार। इन्हीं से शिकार होता था। लेकिन इस पूरे दौर में एक खोज ने सब कुछ बदल दिया, और वो खोज थी आग। आग से खाना पकाया जाने लगा। पका हुआ खाना जल्दी पचता था और ज़्यादा ताकत देता था। आग ने ठंड से बचाया और जंगली जानवरों को दूर रखा। और सबसे अहम बात, आग के पास बैठकर इंसान ने बातें करना शुरू किया। अनुभव आपस में बांटे गए, गलतियों से सीखा गया और धीरे धीरे भाषा ने आकार लेना शुरू किया। यहीं से इंसान सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी मजबूत बनने लगा। खेती से पहले का इंसान शरीर से काफ़ी मजबूत था। उसका भोजन विविध था और पोषण बेहतर था। लेकिन जीवन सुरक्षित नहीं था। कोई इलाज नहीं, कोई बैकअप नहीं। एक चोट या एक असफल शिकार या मौसम का अचानक बदल जाना सीधे मौत का कारण बन सकता था। औसत उम्र कम थी, लेकिन जो बच जाते थे वे बेहद सहनशील होते थे। उस समय इंसान प्रकृति से लड़ता नहीं था, वह उसके साथ चलता था। बारिश कम हुई तो आगे बढ़ गया, जानवर नहीं मिले तो रास्ता बदल लिया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ जगहों पर एक बात नोटिस की गई। जहाँ इंसान ज़्यादा समय तक रुकता था, वहाँ गिरे हुए बीज दोबारा उग जाते थे। जंगली पौधों को पास में रखना फायदेमंद लगने लगा। छोटे छोटे अनुभव और छोटी छोटी समझ, और यहीं से कुछ बदलने लगा। यहीं से इंसान की सोच बदली और वह चलने के बजाय रुकने लगा। और यहीं से खेती की नींव पड़ी। और फिर आया नियोलिथिक रेवोल्यूशन। नियोलिथिक रेवोल्यूशन को अक्सर खेती की शुरुआत कहा जाता है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। यह कोई एक दिन की घटना नहीं थी। न ही ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया ने एक साथ खेती शुरू कर दी। यह एक धीमी प्रक्रिया थी जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हुई। और सबसे ज़रूरी बात कि इंसान खेती की तरफ दौड़कर नहीं गया, हालात ने उसे धीरे धीरे वहां धकेला। सबसे बड़ी वजह थी भोजन की अनिश्चितता। इंसान पहले से ही एक बात नोटिस कर चुका था कि कुछ पौधे हर साल एक ही मौसम में उगते हैं, और जहाँ वह ज़्यादा समय तक रुकता था वहाँ गिरे हुए बीज अपने आप उग जाते थे। यह खेती नहीं थी, बस ध्यान देना था। प्रकृति कुछ कह रही थी और इंसान धीरे धीरे उसे समझ रहा था। शुरुआत में इंसान किसान नहीं बना, उसने बस देखभाल शुरू करी। अच्छे पौधों के आसपास घास साफ की, अनचाहे पौधों को हटाया। मतलब प्रकृति को पूरी तरह बदला नहीं, बस थोड़ा सा सहारा दिया।
और फिर धीरे धीरे एक नई चीज़ शुरू हुई, चुनाव। जो पौधे बड़े दाने देते थे, जो कम झड़ते थे और जो जल्दी पकते थे, उन्हें अगले साल के लिए बचाया जाने लगा। यहीं से जंगली पौधे पालतू फसलों में बदलने लगे। गेहूं और जो मिडल ईस्ट के कुछ शहर में, चावल चीन में, बाजरा और दालें भारत में, मक्का मेक्सिको में। कोई एक जगह नहीं थी, कोई एक समय भी नहीं था, लेकिन सोच लगभग एक जैसी थी। खेती अपनाने का मतलब था कि अब रुकना पड़ेगा। बीज बोने के बाद इंसान को इंतज़ार करना पड़ा, दिनों का और महीनों का। यह बहुत बड़ा बदलाव था। पहले इंसान भोजन के पीछे चलता था, अब भोजन इंसान के पास उगने लगा। यहीं से स्थायी बस्तियां बनने लगी, पहले छोटी और फिर धीरे धीरे गांव बने। रुकने का मतलब था अब जिंदगी एक जगह से जुड़ी हुई है। इस दौर में जानवर भी पालतू बनाए गए। सबसे पहले कुत्ता शिकार और सुरक्षा के लिए, फिर बकरी और भेड़ मांस और दूध के लिए, और बाद में गाय और बैल खेती के काम के लिए पालतू बनाए गए। जानवरों ने मेहनत कम की, लेकिन उनकी देखभाल एक नई जिम्मेदारी बन गई। औजार भी बदलने लगे। अब सिर्फ शिकार के औजार नहीं थे, पत्थर को घिसकर चिकना किया जाने लगा। मजबूत कुल्हाड़ी, दरांती और खुदाई के औजार बनाए गए। मिट्टी के बर्तन बने ताकि अनाज और पानी संभाल कर रखा जा सके। और यहीं से एक नई सोच पैदा हुई, स्टोरेज। अब खाना सिर्फ आज के लिए नहीं था, भविष्य के लिए भी जमा होने लगा। जिसके पास ज़्यादा अनाज था, उसकी समाज में अहमियत बढ़ने लगी। कामों का बंटवारा शुरू हुआ। हर कोई खेत नहीं जाता था, कोई बर्तन बनाता, कोई औजार और कोई जानवरों की देखभाल करता। यही विभाजन आगे चलकर व्यापार, शासन और प्रशासन की नींव बना। लेकिन कहानी का यह हिस्सा सिर्फ अच्छा नहीं था। खेती ने इंसान को जमीन से बांध दिया। अब सूखा या बाढ़ या कीट का हमला सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं थी, अब यह जिंदगी और मौत का सवाल बन गई। भोजन की विविधता कम हुई, एक ही फसल पर निर्भरता बढ़ी, कुपोषण और बीमारियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। नियोलिथिक रेवोल्यूशन ने इंसान को स्थिरता दी, लेकिन उसकी आज़ादी छीन ली। उसने सुरक्षा दी, लेकिन जोखिम भी बढ़ा दिया। अब इंसान प्रकृति के साथ नहीं, बल्कि प्रकृति को बदल कर जीने लगा। जब इंसान ने जंगल और शिकार की जिंदगी छोड़ी और खेती अपनाई, तो यह बदलाव सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं था। यह वह मोड़ था जहां इंसान की सोच, रिश्ते, सत्ता और भविष्य सब कुछ बदलने लगा। खेती ने इंसान को यह सिखाया कि नेचर को सिर्फ सहा नहीं जाता, उसे समझा भी जा सकता है और थोड़ा बहुत नियंत्रित भी किया जा सकता है। खेती शुरू होते ही इंसान ने एक जगह टिकना सीख लिया। जहाँ नदी थी वहाँ पानी था, और जहाँ पानी था वहाँ उपजाऊ मिट्टी थी। पहले छोटी बस्तियाँ बनी, फिर गांव, फिर कस्बे, और धीरे धीरे यही जगह सभ्यताओं में बदल गई। खेती ने इंसान को भोजन की सुरक्षा दी, लेकिन साथ ही उसे जमीन से बांध भी दिया। अब इंसान सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले मौसमों के लिए भी सोचने लगा। सबसे पहले यह बदलाव मेसोपोटामिया में साफ दिखा। यह दो नदियों के बीच की भूमि थी, जो कि आज के इराक और उसके आसपास का क्षेत्र है। उस समय खेती के लिए यह आदर्श जगह थी। हर साल आने वाली बाढ़ मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बना देती थी। यहीं गेहूं और जौ उगाए गए। जमीन जोतने के लिए हल का इस्तेमाल हुआ, और पानी को खेतों तक लाने के लिए सिंचाई नहरें बनने लगी। यह पहली बार था जब इंसान ने समझा कि पानी को सही दिशा में मोड़कर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब खेती सिर्फ मेहनत तक नहीं रही, वह योजना बन गई। दूसरी तरफ सिंधु घाटी सभ्यता में खेती और भी संगठित रूप में दिखाई देती है। सिंधु नदी के किनारे बसे क्षेत्र, जो कि आज का पाकिस्तान और भारत के पंजाब, हरियाणा और गुजरात तक फैला इलाका है, वह कृषि पर आधारित थे। यहाँ गेहूं, जौ, दालें आदि उगाई जाती थी, और सबसे ज़रूरी बात की कपास की खेती भी की गई। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए गए। इससे साफ होता है कि लोग उस समय वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी सोच रखते थे। खेती ने यहाँ एक स्थिर और अनुशासित समाज को जन्म दिया, जहाँ शहरों की बनावट तक योजना के अनुसार की गई थी। उधर मिस्र में
खेती की पूरी कहानी नील नदी के इर्द गिर्द घूमती थी। हर साल आने वाली बाढ़ खेतों में नई उपजाऊ मिट्टी छोड़ आती थी। किसान को पता था कि किस मौसम में क्या बोना है। गेहूं और जो वहाँ की मुख्य फसलें थी, क्योंकि नील नदी की बाढ़ लगभग तय समय पर आती थी, इसलिए खेती यहाँ बहुत भरोसेमंद बन गई। इस भरोसे ने लोगों के मन में यह विचार पैदा किया कि खेती ईश्वर की देन है। इसी कारण मिस्र में खेती, धर्म और सत्ता तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े रहे। साथ ही चीन में पीली नदी के किनारे खेती ने एक अलग रूप लिया। यहाँ गेहूं और बाजरे की खेती विकसित हुई। नदी की बाढ़ कभी वरदान थी तो कभी अभिशाप। इससे लोगों ने सीखा कि खेती को सिर्फ प्रकृति पर छोड़ना काफी नहीं है, इसके लिए समझदारी और सामूहिक मेहनत दोनों जरूरी है। यही कारण है कि यहाँ समाज और समुदाय की भूमिका और भी मजबूत हो गई। इन सभी प्रारंभिक कृषि सभ्यताओं में एक बात समान थी, खेती ने इंसान को सिर्फ भोजन नहीं दिया, समय का एहसास भी दिया। बोने का समय, कटाई का समय और बाढ़ का समय। अब जीवन मौसमों के चक्र में बंध गया था। खेती ने सुरक्षा दी लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी सिखाई, और यही कारण है कि खेती सभ्यता की नींव बन गई। जब इंसान ने पत्थर के औजारों से आगे बढ़कर धातु को समझना शुरू किया, तब खेती ने नया मोड़ ले लिया। यह समय था ब्रोंज एज का। तांबा और टीन इन दोनों को मिला गया तो कांसा बना, जिसे ब्रोंज भी कहते हैं। और यह बदलाव छोटा नहीं था, इसने खेती की गति, ताकत और नियंत्रण तीनों बदल दिए। कांस्य युग की खेती अचानक पैदा नहीं हुई, यह उस अनुभव का नतीजा थी जो इंसान ने हजारों सालों तक खेती करते हुए जमा किया था। नियोलिथिक दौर में इंसान ने बीज बोना सीखा, फसल काटना सीखा, जानवरों को पालना सीखा, लेकिन एक चीज अभी भी कमजोर थी, उसके औजार। पत्थर के हल, लकड़ी के फावड़े, हड्डियों के औजार ज्यादा देर चलते नहीं थे। गहरी जमीन जोत नहीं पाते थे, और यहीं कांसे ने खेल बदल दिया। कांसे के औजार ज्यादा मजबूत थे, ज्यादा तेज थे और लंबे समय तक चलते थे। अब किसान गहरी मिट्टी जोत सकता था, झाड़ियों को साफ कर सकता था और पहले से ज्यादा बड़े खेत बना सकता था। इससे खेती का दायरा बढ़ा, जंगल कटे और नई जमीन खेती के लिए तैयार की गई। उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। अब खेती सिर्फ पेट भरने तक नहीं रही, यह एक सरप्लस प्रोडक्शन का जरिया बन गई। ब्रॉन्ज एज में हल और दरांती का बेहतर रूप सामने आया। धातु की धार वाली दरांती से फसल काटना तेज और आसान हो गया। कटाई में नुकसान कम हुआ। हल भी अब और ज़्यादा गहराई तक मिट्टी पलट रहा था, जिससे फसल की जड़ें मजबूत होती थी और इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ा। इसी दौर में खेती और पशुपालन और करीब आ गए। बैल, गाय, भैंस अब सिर्फ दूध या मांस के लिए नहीं थे, वे बन गए खेती की ताकत। गोबर का इस्तेमाल भी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए होने लगा। किसान यह समझने लगा कि मिट्टी भी थकती है और उसे पोषण चाहिए होता है। यहीं से सॉइल मैनेजमेंट की सोच जन्म लेती है। ब्रोंज एज की खेती का यह एक बड़ा बदलाव था। खेती अब अकेले किसान का काम नहीं रही। सिंचाई के लिए नहरें, बांध और जल प्रबंधन सब सामूहिक मेहनत से होने लगे। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर जगह कांस्य युग में बड़े इरिगेशन सिस्टम दिखते थे। पानी पर कंट्रोल मतलब फसल पर कंट्रोल, और फसल पर कंट्रोल का मतलब है पावर। यहीं से खेती और शासन का रिश्ता साफ दिखाई देता है। जिसके पास ज़्यादा अनाज था उसके पास ज़्यादा ताकत थी। अनाज जमा किया गया, गोदाम बने, टैक्स के रूप में फसल ली जाने लगी। किसान अब सिर्फ उत्पादक नहीं रहा, वह बन गया व्यवस्था का हिस्सा। ब्रॉन्ज एज की खेती ने समाज में पहली बार साफ वर्ग बनाए: किसान, कारीगर, सैनिक और शासक। फसलों में भी विविधता आई। गेहूं और जौ के साथ अब दालें और अंगूर जैसी कई चीज़ों की खेती होने लगी। यह संकेत था कि इंसान अब सिर्फ प्रकृति पर नहीं बल्कि अपने अनुभव और तकनीक पर खेती कर रहा था। ब्रॉन्ज एज एग्रीकल्चर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसने खेती को तकनीक से जोड़ा, समाज को संगठित किया और आगे आने वाले आयरन एज एग्रीकल्चर की जमीन तैयार करी। अगर नियोलिथिक रेवोल्यूशन ने इंसान को बसाया था, तो कांस्य युग की खेती ने उसे संगठित और नियंत्रित समाज में ढाल दिया। कांस्य युग में किसान के हाथ में औजार तो थे, लेकिन उसकी असली ताकत नहीं थी। कांसा महंगा था, हर किसी तक नहीं पहुंचता था। फिर एक दिन लोहे ने एंट्री ली।
लोहा सस्ता था, मजबूत था और हर किसान तक पहुंच सकता था। अब हल लोहे का था, फाल लोहे की थी, दरांटियां ज़्यादा तेज और टिकाऊ थी। किसान ने हल चलाया और जमीन पहली बार गहराई तक पलटी गई। पथरीली मिट्टी, भारी जमीन जो कल तक बेकार थी आज खेती के लिए उपजाऊ बन गई। जंगल कटे, घास के मैदान बदले और खेती फैलने लगी। अब खेती सिर्फ नदियों या घाटियों तक सीमित नहीं रही। लोहे के औजारों के साथ किसान अंदरूनी इलाकों में गया और ऊंची जमीनों पर गया। जहाँ पहले कोई नहीं बसता था वहाँ गांव बसने लगे, आबादी फैलने लगी, कृषि समाज बड़ा होने लगा। कम मेहनत ज़्यादा अनाज, लोहे के औजारों ने किसान की मेहनत का असर बढ़ा दिया। अब वही किसान कम समय में ज़्यादा ज़मीन जोत सकता था। अनाज बढ़ा, पशुओं के लिए चारा बढ़ा और खाने के बाद भी कुछ बचने लगा। यही बचा हुआ अनाज धीरे धीरे लेन देन का जरिया बना। अब अनाज सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं रहा, वह ताकत बन रहा था। मजबूत लोहे के हल को खींचने के लिए बैलों की जरूरत पड़ी। पशु सिर्फ ताकतवर नहीं थे, वे खाद भी देते थे। गोबर खेत में डाला जाने लगा। किसान समझने लगा कि अगर जमीन से लेते रहेंगे और लौटाएंगे नहीं तो मिट्टी मर जाएगी। यहीं से क्रॉप रोटेशन और कभी कभी खेत खाली छोड़ने जैसी चीज़ों की शुरुआत हुई। भोजन बढ़ा, असमानता बढ़ी। ज़्यादा भोजन का मतलब था ज़्यादा लोग और बड़ी आबादी। लोग ज़्यादा जीने लगे, लेकिन जिनके पास ज़्यादा ज़मीन और औजार थे वे ताकतवर बन गए। छोटे किसान धीरे धीरे बड़े जमींदारों पर निर्भर होने लगे। आयरन एज ने उत्पादन बढ़ाया पर बराबरी नहीं लाई। भारत में गंगा के मैदानों में इसका बदलाव का असर साफ दिखा। लोहे के औजारों से घने जंगल साफ हुए, चावल की खेती फैली और स्थायी गांव बढ़ने लगे।